ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है, ये हमारी दुनिया पर बहुत मुज़र असरात छोड़ेगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इस जंग के मुज़र असरात ना सिर्फ आना शुरू हो गए हैं, आप ऑयल की प्राइसेस देखें, लेकिन अभी बहुत से असरात आने हैं और वो असर आएगा हमारे खाने की टेबल पर। जी हाँ, पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में इस चीज़ का अंदेशा किया जा रहा है कि खाने का बहरान यानी एक मिनी कहत आ सकता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के बीच में एक पैसेज है जो कि बहुत मशहूर है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर के जाता है। अगर ये स्ट्रेट बंद कर दी जाती है, जो कि इस वक्त बंद है, तो यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरना खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ से सिर्फ 20% ऑयल ही नहीं जाता। अगर हम बात करें लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, LNG की, तो 2023 से लेकर 2025 तक 20% जो दुनिया की LNG थी, वो भी इस पैसेज से यूरोप, अमेरिका और एशिया को ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। और इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कतर है। कतर LNG यूरोप को भी और एशिया को भी भेजता है। साथ साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे LPG कहा जाता है, जिसके सिलेंडर हमारे घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ और केमिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, वो भी इस स्ट्रेट से गुजर के जाती है। तो सिर्फ ऑयल नहीं, ऑयल के अलावा LNG, LPG, मगर कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिनका जिक्र अखबारों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें एक है फर्टिलाइज़र। दुनिया की 30% फर्टिलाइज़र गल्फ़ कंट्री से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में भी आती है, इंडिया में भी आती है, यूरोप में भी जाती है, अमेरिका में भी जाती है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है। तो अब वो भी नहीं जा सकेगी, फर्टिलाइज़र नहीं जा सकेगी। लेकिन जो फर्टिलाइज़र आपके अपने मुल्क में बन रही है, उसमें भी एक अदद केमिकल यूज़ होता है जिसे हम सल्फ़र कहते हैं। ये एलिमेंट भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है और 50% दुनिया का जो सल्फ़र है वो इससे ट्रैवल करता है। अब वो भी नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि आप सल्फ़र बेस्ड फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स अब नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब आप फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जिस तरह डैप है हमारे मुल्क में बनती है, वो भी नहीं बना सकेंगे। तो फर्टिलाइज़र को एक बहुत बड़ी हिट मिलने जा रही है, जो कि आपके अपने मुल्क में भी बन रही है। कैफको की बात करें, जो कि दुनिया का एक बड़ा यूरिया का प्लांट है, उसके तकरीबन 6 मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, साइट्स हैं, जो कि सारे इसी पैसेज का इस्तेमाल करते हुए अपने यूरिया बाहर भेजते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कैफको की, तो ये 6 प्लांट मिलकर तकरीबन 3.8 मिलियन मेट्रिक टन अमोनिया बनाते हैं और 5.6 मिलियन मेट्रिक टन यूरिया बनाते हैं। कैफको कतर का प्लांट है और इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट हैं, जिसमें फर्टिग्लोब है, UAE का प्लांट है जो कि हमें खाद प्रोवाइड करता है, फिर सैबिक है जो सऊदी अरेबिया का है। ये सारे प्लांट इस वक्त या तो बंद हैं या पार्शली बंद हैं और साथ साथ इनके पैसेज तो बिल्कुल ही बंद किए गए हैं। इसलिए डॉक्टर मैक्सिमो टेरेरो, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के, उन्होंने ये बताया है कि जंग के शुरू में ही, पहले हफ्ते में, मार्च में जंग शुरू हुई थी 2026 में, तो पहले हफ्ते में ही यूरिया की जो प्राइसेस है मिडिल ईस्ट में, वो 19% बढ़ चुकी थी। और अब तो जंग को 1 महीना गुजर चुका है। 27 मार्च को इन्होंने एक ट्वीट की और इन्होंने बताया कि जब यूरिया के प्राइसेस, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अफ्रीका में बहुत बुरा देखा जा रहा है। और स्पेशली एक मुल्क का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कीनिया की, क्योंकि 40% जो यूरिया है वो इम्पोर्ट होती है गल्फ से, जो कि बंद हो चुकी है, इसलिए कीनिया में खाने पीने की अशिया, फूड, वो बहुत महंगा होता जा रहा है, क्योंकि अब फसलें लगाने में बड़ा मुश्किल पेश आ रही है। मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ लेके चलता हूं, जो कि ज़ाम्बिया में की गई, और इस रिसर्च को, इसके रिसर्च पेपर को लिखा थेल्मा ने। थेल्मा नेमोनी ये कहती हैं कि ज़ाम्बिया में जो मेज़ की छल्ली की काश्त की जाती है, भुट्टे की काश्त की जाती है, उसमें जब ये देखा गया कि फर्टिलाइज़र अपने टाइम पर नहीं पहुंची, थोड़ा सा डिले करके डाली गई, थोड़ा से डिले के साथ डाली गई, तो 4% एक सीज़न में मेज़ की पैदावार कम हुई। इसका मतलब यह है कि अगर फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचती या लेट पहुंचती है, तो जो बहुत सी फसलें हैं उनकी यील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी तो फसलें ही खाने वाली होती हैं, हम गंदम सबसे ज़्यादा
लगाते हैं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो फिर हमारा फूड क्राइसिस भी बढ़ेगा। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है और उसके साथ हौसी रेड सी की तरफ भी जो आने वाले पैसेज उनको बंद कर देते हैं, तो यूरोप की एशिया के साथ जितनी भी ट्रेड होगी, जो तजारत होगी, वो अफ्रीका के मगरबी साहिलों के ज़रिए होगी। इसकी वजह से 9000 किलोमीटर का एडिशनल सफ़र एक जहाज़ को, जो कि यूरोप से या तो इंडिया पाकिस्तान आ रहा है या यहाँ से उस तरफ जा रहा है, उसको तय करना पड़ेगा। और जब इतना ज़्यादा सफ़र उसे तय करना पड़ेगा, तो जीन मार्टन जो कि डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो ये बताते हैं कि इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने रेट बहुत बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एक तो जंगें हो रही है इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, और साथ साथ सरचार्जेस भी बढ़ गए हैं। तो एक कंटेनर पर 2000 से 4000 डॉलर्स का इजाफा हो गया है इस रूट की तब्दीली की वजह से, जिसकी वजह से भूख बड़ी तेजी से स्पेशली अफ्रीका और एशिया के मुल्कों को अपनी लपेट में लेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक और स्टडी में 2026 की WFP ने कहा है कि 45 मिलियन 4 करोड़ 50 लाख 45 मिलियन ये वो लोग हैं जो कि भूख का शदीद शिकार हो सकते हैं, एक्यूट हंगर इन्होंने कहा, और इनका ताल्लुक हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और कुछ अफ्रीका के मुल्कों से। साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान जो कि 90% अपनी यूरिया पैदा करता है, वो सेफ नहीं है, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में यूरिया प्लांट्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम 90% यूरिया अपनी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डैप और दूसरी जो हमारी फॉस्फेट बेस्ड खादें हैं वो तो मुतासिर होंगी क्योंकि LNG बंद हो जाएगी, लेकिन यूरिया हम अपनी गैस से पैदा करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में कहत आने के चांसेस कम हैं। लेकिन जो ऑयल आता है हमारे IPPs को, हमारे पावर प्लांट्स को, वो GC से आता है, और वो ऑयल बंद हो चुका है। जब वो ऑयल बंद होगा तो बिजली, क्योंकि पावर प्लांट बिजली नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, जब बिजली नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे और जैसे जैसे वॉर लंबी होगी तो गर्मियाँ आएंगी, और गर्मियों पर गवर्नमेंट पर ये प्रेशर होता है कि आप लोगों को बिजली दें। तो हो सकता है कि उस वक्त गवर्नमेंट इस प्रेशर में यूरिया प्लांट की गैस निकाल कर पावर प्लांट्स को दे दें, और अगर ऐसा हुआ तो यूरिया बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। और इस वजह से अगर इस प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने ये फैसला किया तो फिर हमारे पास भी यूरिया मौजूद नहीं होगी, हमारे पास खाद नहीं होगी जो कि हम अपनी फसलों को दे सकेंगे और हमारी फसलें आगे बढ़ सकेंगी। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे मुल्क में भी ग़ज़ाई अजनास की कमी पैदा हो सकती है। वैसे तो होगी ही, क्योंकि ओवरऑल जो डॉलर की कीमत है उसको भी बहुत नुकसान होगा, ट्रेड को भी नुकसान होगा, एक्स्ट्रा सरचार्जेस भी होंगे, तो खाने पीने की चीज़ें तो महंगी होंगी। लेकिन कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर हमने अपने फर्टिलाइज़र को, उसकी प्रोडक्शन को रोका। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप कुछ और इक़दाम भी पाकिस्तान में लें तो आप कहत से बच सकते हैं। पहली बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा सरचार्ज यूरिया भी बना रहे हैं, तकरीबन 200,000 टन यूरिया जो है वो आप सरचार्ज बना रहे हैं, यानी आपके पास अजाफी है। लेकिन इस यूरिया को जब बाहर की दुनिया में यूरिया की कमी है तो एक लालच ये होता है कि आप एक्सपोर्ट कर दें क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो पाकिस्तान अगर यूरिया एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाता है या पाकिस्तान के बॉर्डर से ये स्मगल होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में यूरिया की कमी आ सकती है, और साथ साथ हमें फिर वही एक सर्कल में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमने स्मगलिंग को भी रोकना है, हमने एक्सपोर्ट को भी रोकना है, और फिर हमने अपने यूरिया को फॉसल फ्यूल से निकालना है। हमारी यूरिया अभी तो हमारी अपनी इंटरनल गैस जो सोर्सेज हैं उन पर, रिसोर्सेज पर बन रही है, लेकिन हमें इसे गैस से और तेल से निकाल कर इसे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है। हमारे पास थर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, वो भी इंडिजिनस ज़खायर हैं, तो कोल गैसिफिकेशन के ज़रिए भी अब बहुत सी कंपनियां, स्पेशली 1-2 कंपनियां तो इस वक्त प्लांट लगाने की तरफ जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि कोल गैसिफिकेशन की वजह से, क्योंकि हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हम बाहर के मुल्कों के डिपेंडेंट नहीं होंगे। साथ साथ हमें ग्रीन अमोनिया के प्रोजेक्ट भी शुरू करने चाहिए जिसमें हम फ्यूल को, हाइड्रोकार्बन फ्यूल को रिप्लेस करें विंड एनर्जी के साथ और सोलर एनर्जी के साथ। यहाँ पर यह भी बता दूं कि फॉस्फेट बेसिस खादें हिट लेंगी, वो उन पर मुश्किल आएगी, लेकिन यूरिया हमारे मुल्क में नॉर्मल रेट्स पर मिल सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई शायद ना हो अगर अच्छी पॉलिसीज़ की जाएं। लेकिन एक और ज़ाविये से भी आप इस पूरी सिचुएशन को देख सकते हैं, नई नई चीज़ें सामने आएंगी।
पहली चीज़ होगी किचन गार्डनिंग लोगों को करनी पड़ेगी। घरों में कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, कुछ खाने के अजनास कह लें वो लगानी पड़ेंगी। किचन गार्डनिंग का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, पाकिस्तान में भी और बाहर के इलाकों में भी। आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर आपको ग़िज़ा भी खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह आज हम एनर्जी खुद पैदा कर रहे हैं, हमारे सोलर पैनल्स इतने लगे हैं कि हर घर तकरीबन ज़्यादातर अपनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, इसी तरह आपको किचन गार्डनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि गंदम हमारी सबसे मेन क्रॉप है, वो हमारा फूड भी है, उसे हमें किसी न किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हम अल्टरनेट फूड की तरफ जाएं। गंदम को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो अगर उसको फर्टिलाइज़र ना मिले और वो ना फसल बन सकी तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और साथ साथ हमें आड़तियों को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें ऐसी कम्युनिटीज़ बनानी पड़ेंगी जो बल्क में डायरेक्टली किसानों से जाके चीज़ें लें, ताकि एक तो ये कि बीच में डिलेज ना आए और फिर साथ साथ बीच में जो एडिशनल कॉस्ट है वो भी ख़त्म होगी। तो ये जो सिस्टम है डायरेक्टली जाकर किसानों से चीज़ें लेके आना, इसके लिए हमें मुख्तलिफ क्लब्स बनाने पड़ेंगे, कम्युनिटीज़ बनाने पड़ेंगे, बैंक्स बनाने पड़ेंगे जो कि ये काम करें, और बाहर की दुनिया में ऐसा काम होता है। पाकिस्तान में एक तखमीने के मुताबिक 40% खाना शादियों पर ज़ाया किया जाता है। ये पाकिस्तान की अपनी रिसर्च है। इसे फूड शॉक कहा जाता है। यानी हम मुस्लिम मुल्क होने के साथ साथ हम इतना ज़्यादा खाना ज़ाया करते हैं जो कि काम आ सकता है। तो अब हमें शादियों को भी देखना होगा, ज़ीरो फूड वेस्टेज की पॉलिसी को लगाना होगा। खाने को ट्रे में, डिशेस में रख के देने की बजाय प्लेटों में डाल के लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट में खाना देना होगा कि आपके पास इतना ही खाना है, आपने इसको यहाँ पर खाएं या घर ले जाएं। लेकिन जो हम डिशेस में डाल के रख देते हैं और लोग प्लेटों में ज़ाया करते हैं, आधा खाना खाते हैं आधा निकाल देते हैं, तो ये तो वैसे भी अच्छी आदत नहीं है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक जो फसल है उसका खेत से जो सफ़र शुरू होता है एंड तक मुझ तक पहुँचते हुए, उसमें बहुत सी जगहों पर वो ज़ाया होती है। तो 26% पाकिस्तान की जो फसल है वो खेत में जब फसल पक जाती है तो उसे स्टोर किया जाता है। जब बारिशें आती हैं तो फसल को तबाह कर देती हैं, फिर उसका स्टोरेज का, फिर वो आड़तियों के पास जाती है तो वहाँ पर ज़ाया होती है, फिर वो पैकिंग में ज़ाया होती है, फिर वो हमारे पास आती है, ज़ाया होती है, फिर जब दुकानदारों के पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती तो 26% हमारी जो फसलें हैं वो हम तक पहुँचते पहुँचते ज़ाया हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात तो हमारी नाअहलियों की वजह से भी ज़ाया होती हैं, पड़ी रहती हैं और हम उसको बेचते ही नहीं हैं। इसलिए ये जो पूरी चेन है, जो फूड सप्लाई चेन है, इसे बड़ा स्विफ्ट करने की ज़रूरत है, इसको स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है, इसको डिजिटाइज़ करने की ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन पर लाने की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ से अपना खाना ज़ाया ना कर सकें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इस कहत से महफूज है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी फूड सप्लाई चेन को बेहतर कर सकें, खाने को ज़ाया ना कर सकें, क्योंकि एक मुसलमान पर वैसे भी फ़र्ज़ है कि वो खाने को ज़ाया ना करे। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।